Hi friends, welcome to the JIV and CIV Made Simple channel. So this is our AVM practice set day number 2. So daily I am bringing you a 40 question set based on our mock test. तो फ्रेंड्स मैं आपको डेली मैकमिलन बुक के कंटेंट से आपके सामने 40 क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ. तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है. प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी कंडक्ट किया था कल, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. So kindly go through the link provided in the description section to get the access to first practice set videos. Now the first question is, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो गुड मेजर होता है उसके लिए ये कौन सा प्री रिक्विजिट नहीं है. पहला ऑप्शन है कि इसको समझना आसान हो और कैलकुलेट करना आसान हो. दूसरा ऑप्शन है ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हो. तीसरा ऑप्शन है कि ये जो है सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड हो. और चौथा ऑप्शन है कि इसको इंटरप्रेट करना आसान रहे. तो दोस्तों अभी सिंपल सी बात है, आप देखिए बताइए कि आप कैसा सेंट्रल टेंडेंसी का अच्छा मेजर क्या कौन सा होगा. ये सिंपल होना चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए. लेकिन ये जो ऑप्शन सी कर रहा है कि अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैम्पलिंग, दिस इज रॉन्ग. इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट. सो करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कि आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना वो हमारे सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इनमें से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है वो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है और आसानी है कंप्यूट करने का. मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो सेंट्रल टेंडेंसी का ऑप्शन को देखते हैं. डेटा को एनालाइज करना, डेटा को रिड्यूस करना सिंगल वैल्यू में कंपैरेटिव स्टडी के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करना, टू क्लासिफाई डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इसका सही आंसर है कि हम डेटा को सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करते हैं ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकें. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 2 नंबर का. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा. पहला ऑप्शन कह रहा है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. दूसरा ऑप्शन कह रहा है हार्मोनिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन. तीसरा है हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. और चौथा है द रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन. तो बताइए, देखिए सही जवाब है इसका कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन से कम होता है. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हार्मोनिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलायर से देन द ज्योमेट्रिक मीन. इसलिए 2 नंबर यदि अलग अलग हैं तो हार्मोनिक मीन बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक मीन. याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है. HM, उसके बाद AM आता है, फिर लास्ट में GM आता है. राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. सो HM इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है वो किस चीज़ का मेजर होता है. तो ऑप्शंस को देखते हैं. इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ, ऑप्शन ए द स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड द मीन, the spread of data around the median, the spread of the data around the geometric mean, the spread of data around the harmonic mean. तो बताइए ये इंटर क्वार्टाइल रेंज किस चीज़ का मेजर होता है. तो दोस्तों इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर होता है स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड द मीडियन. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि आपका फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं. तो फर्स्ट क्वार्टाइल बताइए क्या होता है कि आपके डेटा का जो लोअर हाफ है उसका जो मीडियन होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है. और थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है बताइए, आपका जो अपर हाफ ऑफ द डेटा है उसका जो मीडियन होता है वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है. इसीलिए इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर करता है कि डेटा का स्प्रेड कितना है मीडियन के अराउंड. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. आपके सामने कुछ नंबर का सेट दिया हुआ है और इसमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इस सेट का मीडियन क्या होगा. बता सकते हैं क्या मीडियन कैसे निकालेंगे. बताइए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बताया था कि जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे और उसका मीडियन निकालना रहे तो मिडिल ऑब्जर्वेशन ही हमारा मीडियन होता है. तो इस केस में मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या देखने से लग रहा है आपको, 3 नहीं लग रहा है. देखिए तो 1 2 3 4 5, तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कितना है, 3 है. तो आपका 3 आंसर हो जाएगा, यानी मीडियन से इस सेट का मीडियन हो जाएगा हमारा 3. चलिए आगे देखते हैं. आपके पास कुछ सेट ऑफ नंबर दिए गए हैं जिनमें एवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो आपसे पूछा गया है कि इस सेट का मीडियन बता दीजिए. तो दोस्तों आपको फिर से कंसेप्ट याद कीजिए कि हमारे पास यदि एवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे उसका मीडियन निकालना हो तो वो क्या होता है कि हमारे जो 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज होता है. तो आप जरा देख के बता सकते हैं क्या कि हमारे 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं. तो इस केस में एक है 3 और एक है 4. तो 3 और 4 का एवरेज आप बताएंगे तो कितना होगा, 3.5 होगा. तो यहाँ पे नन ऑप्शन होगा सही. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 3.5 यदि रहता तो वो सही होता, नहीं लिखा हुआ है तो नन ऑप्शन सही होगा.
फ्रेंड्स आपके लिए कैप्सूल कोर्स लाया गया है। ये कोर्स आप खासकर एवीएम का, बीएफएम का, सभी सब्जेक्ट का सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। सो दिस कोर्स विल हेल्प यू टू रिवाइज ऑल द कंटेंट ऑफ एवीएम इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, क्विक रिवीजन, मॉड्यूल वाइज डेली क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सैम्पल पीडीएफ, फॉर्मूला पीडीएफ सारा अवेलेबल है इस कैप्सूल कोर्स में। तो एक सप्ताह की प्रिपरेशन के लिए ये कोर्स सबसे बेटर है। मात्र 75 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल रहा है। इस कोर्स में इन्वॉल्व होने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, या मुझे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहाँ पे व्हाट्सएप करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सवाल को। अब देखिए आपके सामने जो है ना 100 स्टूडेंट का हाइट दे रखा है, एक तरफ हाइट है एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मीडियन हाइट बता दीजिए। तो बताइए मीडियन हाइट कैसे बताइएगा। तो देखिए मैं समझाता हूँ मीडियन हाइट क्या मतलब क्या हुआ, एक हाइट जो कि आपके डेटा सेट को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दे, यही होता है ना मीडियन हाइट। मीडियन हाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हाइट आपको पता लगाना है जो कि आपके पूरे डाटा सेट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। तो इस केस में डाटा सेट जो है ना ऑलरेडी सॉर्टेड है लीस्ट से ग्रेटेस्ट। आप देखिए ना लीस्ट से ग्रेटेस्ट में सॉर्टेड है पहले से, यदि नहीं रहता है ना तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो सिंपली क्या कीजिए कि नंबर ऑफ हाइट को काउंट कर लीजिए और जो वो हाइट देखिए जो कि 50th स्टूडेंट से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, समझे। तो टोटल आप देख सकते हैं ना कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट है तो उसका आधा कितना होगा, 50th स्टूडेंट होगा। तो आप वो हाइट फाइंड कीजिए जो कि 50th स्टूडेंट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो 50th स्टूडेंट क्या हो जाएगा देखिए ना, तो 100 स्टूडेंट है तो 50th स्टूडेंट 50th हाइट होगा। 50th स्टूडेंट का हाइट कितना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कंसेप्ट लगेगा। तो वो आपका देख सकते हैं कि 160 और 165 के बीच में होगा, तो उसका इक्वल हाफ यानी 162 ले लीजिए। सही जवाब होगा 162.5। 162.5 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे वेट दे रखा है, आपसे पूछा है कि मीडियन वेट बता दो। फिर से वही बात, मीडियन वेट वो वेट होता है जो कि आपके डेटा सेट को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे डेटा सेट सॉर्टेड आउट नहीं है, राइट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट सॉर्टेड पिछले केस में था, देखिए ना आप पहले 5 है फिर 15 है फिर 30 है, लेकिन यहाँ पे आपका सॉर्टेड आउट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो जब डेटा को आप सॉर्ट कर लेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो 25 का 25th एडल्ट और 26th एडल्ट का वेट आप देख लीजिए जो कि आपको 70 और 75 मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको जो मीडियन वेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 72.5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक डेटा सेट में 100 नंबर हैं, मीडियन डेटा सेट का दे रखा है 50। तो आपसे पूछा गया है कि इस डेटा का लोअर क्वार्टाइल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल का मतलब समझ लीजिए। लोअर क्वार्टाइल का मतलब ये होता है कि आपका जो लोअर हाफ ऑफ द डेटा है उसका मीडियन क्या है। तो यहाँ पे चूंकि डेटा का मीडियन 50 दे रखा है, तो जो लोअर हाफ होगा ना उसके अंदर का मतलब, लोअर हाफ का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 50 तक। तो इस सेट का इस डेटा सेट का मीडियन क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 100 नंबर है तो उसका मीडियन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो उसका लोअर हाफ क्या हो गया, 0 से लेके 50, और 0 से लेके 50 का हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही कहेंगे हम लोअर क्वार्टाइल। मान लीजिए आपसे पूछता कि अपर क्वार्टाइल बताने के लिए, तो क्या करते, तो अपर क्वार्टाइल आपका 50 से लेके 100 हो जाएगा, तो उसका मीडियन कितना हो जाएगा, 75। तो 75 हो जाता है आंसर। यहाँ लोअर क्वार्टाइल है तो आपका 25 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डेटा सेट में 100 नंबर्स हैं, मीडियन दे रखा है 75, अपर क्वार्टाइल बता दीजिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अपर क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया, देखिए अपर क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया कि आपने 75 वो नंबर है जो कि आपके डेटा सेट को दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो हो गया 0 से लेके 75, एक हो गया 75 से लेके 100। तो 75 से लेके 100 का जो अपर क्वार्टाइल होगा वो मीडियन होगा, मतलब 75 से लेके 100 तक का जो मीडियन क्या होगा, 87.5। क्या करना है आपको, 75 + 100 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, यानी 175 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, और 175 को आप 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 87.5। तो 87.5 ही आपका क्या है, इस ये अपर क्वार्टाइल है। तो अपर क्वार्टाइल समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक डेटा सेट में 100 डेटा पॉइंट है, लोअर क्वार्टाइल 30 है, तो बताइए डेटा सेट का मीडियन कितना होगा। देख सकते हैं दोस्तों सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आप इसको लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे पास 100 से ज़्यादा MCQ क्विजेज हैं, तो हमारे आप मॉक टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो डेटा सेट में 100 डेटा पॉइंट है, लोअर क्वार्टाइल दे रखा है 30, तो मीडियन पूछा है इस डेटा का, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मीडियन का मतलब समझिए। मीडियन वो वैल्यू होता है जो कि आपके डेटा सेट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। अब आप देखिए कि आपको लोअर क्वार्टाइल तो दे रखा है यहाँ पे 30। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 डेटा पॉइंट है ना, डेटा पॉइंट का जो 50 है वो या तो 30 से कम है या 30 के बराबर है। तो रिमेनिंग 50 डेटा पॉइंट क्या होगा, 30 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा 30 से। इसलिए जो मीडियन होगा डेटा का वो क्या हो जाएगा, 30 + 50 - 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45।
ठीक है, आप देखिए यहाँ पे है कि आपसे पूछा है कि डेटा के पास 100 डेटा पॉइंट है, अपर क्वार्टाइल 75 दिया हुआ है, तो 75 परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट क्या होगा, तो 75 परसेंटाइल। तो फ्रेंड्स देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कैपिटल एन का वैल्यू देख लीजिए। कैपिटल एन कितना है आपका 7 है, सब देखिए कितने नंबर ऑफ डिजिट 7 है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि एक को x मान लीजिए, जैसे कि आपका एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसको x मान लीजिए और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स को y मान लीजिए। तो सबसे पहले आप मीन निकाल लीजिए x का, जैसे 42 + 44 + 58 + 55 + 89 + 98 + 66 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको मिल जाएगा 64। उसी तरह y का मीन निकाल लीजिए जो कि आपको मिल जाएगा 60.57। आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। तो जो आपने मीन निकाला है ना उसको सभी नंबर से माइनस कर लीजिए और उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और ये डिवाइडेड बाई n कर दीजिए, तो ये आपको वेरिएंस मिल जाएगा। उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, समझे। तो ये आपको क्या करना है कि SSX SSY का निकालना है और XXY का निकालना है, ठीक है। तो ये आप तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, फॉर्मूला आपको पता ही है SXY अपॉन अंडर रूट SX इंटू XY। इस प्रकार से हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट। आपको वैल्यू मिलेगा -0.875। प्लीज़ गो थ्रू द मैंने इसका सही एक्सप्लेनेशन दिया है अपने मॉक टेस्ट में, तो आप हमारे मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि यदि किसी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट -0.875 आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव कोरिलेशन। तो बताइए क्या आपको दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस है तो नेगेटिव भी होगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव ही होगा ना, तो मतलब कोरिलेशन हमारा नेगेटिव ही होगा। अब बात है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है या वीक नेगेटिव है, तो यहाँ पे -0.875 डिनोट कर रहा है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के बीच में और फिनिश गुड्स के इंपोर्ट के बीच में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए आपसे फिर से वही सवाल है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है डेटा के लिए, तो वही काम आपको करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लीजिए, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x² निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लीजिए और SXY निकाल लीजिए। तो फिर आप उस बेसिस पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू नेक्स्ट ऑप्शन। अब देखिए x का वेरिएंस दे रखा है 204, y का वेरिएंस दे रखा है 506 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है आपका हाउ टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस XY अपॉन SX इंटू XY, यही होता है ना। तो यहाँ पे कोवेरिएंस कितना है x और y का, तो कोवेरिएंस जो है वो हमारा कितना होगा 37 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना होगा, अंडर रूट वेरिएंस होता है तो अंडर रूट 204 यानी कि 14.28 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा अंडर रूट 506 यानी 22.49। तो जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा 37 डिवाइडेड बाई 14.28 इंटू 22.49 यानी 0.6821। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ डेटा दे रखा है, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है और फिर जो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है उसे डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप है वो डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले आपको वेरिएंस निकाल लीजिए XY का, जो कि आपको मिलेगा लगभग -1.1667। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लीजिए और फिर r जो आपका कोरिलेशन ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है कोवेरिएंस XY अपॉन XX इंटू XY, जो कि आपको मिलेगा -0.115, जो कि वीक इन्वर्स रिलेशनशिप है। दोस्तों आप स्कैटर डायग्राम को कंसीडर कीजिए और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कंसीडर कीजिए किसी दिए हुए डेटा की, तो कैसा रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। What type of relationship exists between scatter diagram and correlation coefficient? Perfect inverse relationship, perfect direct relationship, weak linear relationship, non-linear relationship। तो देखिए स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं किस तरह का रिलेशनशिप है। देखिए सिंपल सी बात है कि यदि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है -1 से क्लोज है तो इंडिकेट करता है परफेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप। यदि आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 के बराबर है, 1 के क्लोज है, तो ये परफेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। और यदि R जो है यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 के बराबर है तो ये वीक लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट होता है जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 के बराबर हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब देखिए एक डेटा सेट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि y का वैल्यू क्या होगा जब x 10 हो, तो ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन हो गया ना, y = 2x + 5 क्या हो गया रिग्रेशन इक्वेशन हो गया। तो आप सिंपल से बात है x की जगह क्या पुट कर दीजिए 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 × 10 + 5 हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन से y का प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
आपके पास कुछ डेटा सेट दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए एक सवाल है कि आपको कुछ डेटा सेट के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट दे रखा है 10, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टिमेट 10 है, तो इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या इन्फर कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो समझिए कि ऑप्शन ए कह रहा है कि एस्टिमेट आर हाईली एक्यूरेट, एस्टिमेट आर मॉडरेटली एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, और एक्यूरेट ओनली इन सर्टेन एरियाज। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट है। तो यदि आपका स्टैंडर्ड एरर का स्मॉल वैल्यू है, इसका मतलब कि आपका एस्टिमेट एक्यूरेट नहीं है। तो इस केस में दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कितना है, 10 है। तो हम 10 है तो कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एस्टिमेट है वो मॉडरेटली एक्यूरेट है। एस्टिमेट क्या है, मॉडरेटली एक्यूरेट है। कुछ अनसर्टेनिटी है प्रेडिक्टिव वैल्यू में, लेकिन अभी भी एक्चुअल वैल्यू से रिजनेबली क्लोज है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटली एक्यूरेट। देखिए आपके सामने पूछा गया है कि कुछ डेटा सेट के लिए जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0.15 है, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को। स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग इनवर्स, वीक लीनियर और नॉन लीनियर। बताइए, कुछ डेटा सेट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.15 दे रखा है, तो 0.15 कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब समझते हैं ना कि आपका जो लीनियर रिलेशनशिप है वो क्या है, वीक है। वेरिएबल का बहुत ही वीक टेंडेंसी है एक साथ मूव करने का, और उनके रिलेशनशिप में प्रेडिक्ट करने का भी बहुत कम चांस है। इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वीक लीनियर रिलेशनशिप। किसी डेटा सेट के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.15 है, इसके बारे में क्या समझते हैं। तो 0.15 है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपको ये बताता है कि जो स्ट्रेंथ, जो हमारा लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, उसका क्या स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे दे रखा है 0.15, तो 0.15 का मतलब कि आपका वीक लीनियर रिलेशनशिप होगा, ठीक है। वेरिएबल के पास वीक टेंडेंसी होगा एक साथ जाने का, और इसीलिए इनके जो रिलेशनशिप में प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो भी कम होगी, प्रेडिक्ट करना भी कम होगा। अब देखिए एक डेटा सेट दिया हुआ है, आपको स्कैटर डायग्राम प्लॉट करना है और एस्टिमेटिंग इक्वेशन डेवलप करना है। अब वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड इक्वेशन, और वाई का वैल्यू प्रेडिक्ट करना है एक्स जब इतना इतना है, ठीक है। तो ये स्कैटर डायग्राम पे बेस्ड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एस्टिमेटिंग इक्वेशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है उसको अपने स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करना पड़ेगा। तो स्कैटर डायग्राम जो एस्टिमेटिंग इक्वेशन का होगा, तो आप वो y = a + bx अपना एस्टिमेटिंग इक्वेशन मान लीजिए, और रेग्रेशन का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे रेग्रेशन का कंसेप्ट अप्लाई होगा। आपने रेग्रेशन का इक्वेशन निकालना जानते होंगे, a कैसे निकाला जाता है, b कैसे निकाला जाता है, तो आप उस कंसेप्ट को यूज कीजिए। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा y = 5.7 + 2.3 × x। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे मॉक टेस्ट में अवेलेबल है, और हमारा मॉक टेस्ट हर एक तरह का क्वेश्चन को के अंदर है, उसके अंदर मॉक टेस्ट में। तो दोस्तों मॉक टेस्ट को जरूर अपीयर होइए, ताकि आप देख पाएँ तरह तरह के वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन को। एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से उस तरह के सवाल आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो एस्टिमेटिंग इक्वेशन कितना मिल गया हमें, 5.7 + 2.3 × x, ये हमारा एस्टिमेटिंग इक्वेशन मिल गया। अब जहाँ तक वैल्यू प्रेडिक्टेड y वैल्यू की बात है, तो आप x का वैल्यू पहले 6 पुट कीजिए, फिर 13.4 पुट कीजिए, फिर 20.5 पुट कीजिए, तो आपको करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीचर ने कुछ डेटा कलेक्ट किया, कितना स्टूडेंट एब्सेंटीज है और डे का टेम्परेचर क्या है, और डेटा आपको कुछ दे रखा है। तो टीचर पता लगाना चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप है या नहीं है एब्सेंस और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो अब ये आप देखिए कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा ना। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया, SXY / √SX × XY। आप वो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.91। तो 0.91 का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमारे टाइम सीरीज का कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे लॉन्ग पैटर्न ऑफ चेंज को रेफर करता है। सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। बताइए टाइम सीरीज का कौन सा ट्रेंड है विच रेफर्स टू द लार्ज लॉन्ग टर्म पैटर्न चेंज। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड एक हमारा टाइम सीरीज का कंपोनेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, टाइम सीरीज का कौन सा कंपोनेंट है जिसको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से कैरेक्टराइज होता है, जो कि रेगुलर इंटरवल पे जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है उसको कैरेक्टराइज करने के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का। तो सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। सही जवाब है इसका सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन हमारे टाइम सीरीज का वो कंपोनेंट होता है जो कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि कौन सा वेरिएशन जो टाइम सीरीज का होता है जो कि बिजनेस साइकिल के ट्रेंड से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है सेकुलर, साइक्लिकल, सीजनल या इरेगुलर। तो जो हमारा बिजनेस साइकिल के ट्रेंड से जो एसोसिएटेड
वेरिएशन या टाइम सीरीज का, दैट इज़ नथिंग बट आवर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जांपल क्या है, कौन सा कंपोनेंट टाइम सीरीज का जो कि कैरेक्टराइज होता है अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम फ्लक्चुएशन से, सेकुलर, साइक्लिकल, सीजनल और इरेगुलर। नाम में ही लिखा हुआ इरेगुलर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बेस डिस्क्राइब करता है सेकुलर ट्रेंड को टाइम सीरीज में। ऑप्शन ए कर रहा है आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ऑकरिंग ओवर रेगुलर इंटरवल, अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम फ्लक्चुएशन, स्मूथ लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी, सीजनल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेटा। बताइए दोस्तों, सेकुलर ट्रेंड को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों सही जवाब है कि सेकुलर ट्रेंड में हमारा स्मूथ और लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी होता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बेस डिस्क्राइब करता है सेकुलर ट्रेंड को टाइम सीरीज में। तो अभी मैंने बताया आपको कि स्मूथ और लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी होता है हमारा सेकुलर ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइम सीरीज में। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, इरेगुलर पीरियड है और वाइडली वेरी करता है एम्पलीट्यूड में, स्टेडी इंक्रीज को शो करता है, डिक्रीज को शो करता है ओवर द टाइम, सीजनल पैटर्न को एग्जिबिट करता है। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बताइए। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनके पास इरेगुलर पीरियड होता है और एम्पलीट्यूड में वाइडली वेरी करते हैं, इरेगुलर पीरियड एंड वेरी वाइडली इन एम्पलीट्यूड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर हमारा कि सीजनल वेरिएशन को कैसे फोरकास्टिंग में यूज करेंगे ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डेटा में। नेक्स्ट है कि हम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट के इफेक्ट को मेजर कर सकें, हम फोरकास्ट कर सकें बिजनेस साइकिल में चेंजेस को, हम एस्टिमेट कर सके कि कितना वेरिएबल चाहिए बेस्ड ऑन रेगुलर पैटर्न विद इन ईयर। बताइए सीजनल वेरिएशन को कैसे यूज़ करेंगे फोरकास्टिंग में। तो सीजनल वेरिएशन को हम लोग फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर सकें कितना वेरिएबल हमें चाहिए बेस्ड ऑन रेगुलर पैटर्न विद इन ईयर। नेक्स्ट है कि हमारे इरेगुलर वेरिएशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट फॉलोज द प्रेडिक्टेबल पैटर्न ओवर द टाइम, इट एक्सिबिट अ स्मूथ लॉन्ग टर्म एवरेज टेंडेंसी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम चेंज, इट शोज फ्लक्चुएशन ऑकरिंग ओवर रेगुलर टाइम इंटरवल। बताइए इरेगुलर वेरिएशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि अनप्रेडिक्टेबल और रैंडम चेंजेस के द्वारा इसे कैरेक्टराइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा बेस डिस्क्राइब करता है कर्वी लीनियर रिलेशनशिप को टाइम सीरीज में। स्टेडी इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द टाइम, अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम फ्लक्चुएशन ऑकरिंग ओवर रेगुलर टाइम इंटरवल, चेंजेस इन सेल वॉल्यूम बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। तो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो कर्वी लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपका सेल्स वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं ना लाइफ प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के बेसिस पे, दिस इज बेस्ड ऑफ द कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। तो कि देखिए कोई चीज़ स्टेडी इंक्रीज और डिक्रीज तो होगा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल रैंडम फ्लक्चुएशन भी होगा नहीं, क्योंकि कर्वी लीनियर के लिए आपको क्या हो रहा है कि सेल्स वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पर डिपेंड कर रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 8 लोगों का समूह है, उसमें से जिसमें 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। एक 3 मेंबर का कमेटी हमें बनाना है, तो कितना तरीके से कमेटी को बन सकता है जिसके अंदर यदि इसके अंदर 2 महिला और 2 पुरुष और 1 महिला हमेशा होंगी। तो सबसे पहले देखिए 4 मेन में से 4 पुरुष में से 2 पुरुष सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो कितना होगा, 4C2 होगा, राइट। 4C2, तो 4C2 मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 6। मतलब 6 तरीका से आप 2 आदमी को सेलेक्ट कर सकते हैं 4 पुरुष में। और उसी तरह एक वुमेन को सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है 4 वुमेन में से वो कितना होगा, 4C1 होगा, यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, जो कि आपको 4 मिल जाएगा। तो दोस्तों काम कम कंप्लीट होगा जब आपने मैन को भी सेलेक्ट कर लिया, वुमेन को भी सेलेक्ट कर लिया, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो कितना हो जाएगा, एक तो हमने 6 निकाला था, एक हमने 4 निकाला था, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि आपको 24 मिल जाएगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर है 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है 10 लोगों के समूह से। यदि 4 स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए हैं, 5 स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं, 3 स्टूडेंट ट्रेजरर के लिए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप 4 स्टूडेंट में से वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कीजिए 4C1 तरीके से, जो कि आपको 4 तरीका मिलेगा। 5 स्टूडेंट में से वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कीजिए, एक ही सेलेक्ट करना है ना, तो 5C1 मिलेगा। और ट्रेजरर में से 3 ट्रेजरर में से 1 ट्रेजर को सेलेक्ट कीजिए, 3 मिलेगा। और काम आपका तब कंप्लीट होगा जब आपका तीनों काम होगा, आपने वाइस प्रेसिडेंट भी सेलेक्ट कर लिया, प्रेसिडेंट भी सेलेक्ट कर लिया और ट्रेजर भी सेलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बताइए। एक तो हमने 4 इंटू 5 इंटू 3 करेंगे, सो दिस विल इक्वल टू 60, राइट। तो 60 सही जवाब है इसका। तो बेसिक चीज़ समझ में आ रहा है आपको, कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करते हैं। सवाल ये है कि आपने कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रेड कार्ड को सेलेक्ट करने का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो हमें रेड कार्ड को सेलेक्ट करना है 52 प्लेइंग कार्ड के डेक से, ये सर्टेन इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कार्ड जो डेक में होते हैं वो रेड नहीं होते हैं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है क्योंकि रेड कार्ड होते हैं डेक में। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इवेंट नहीं है। देखिए इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सर्टेन इवेंट नहीं है, राइट। दूसरी बात कि इम्पॉसिबल इवेंट
इवेंट भी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पॉसिबल है कि आप एक कार्ड को सेलेक्ट कर लें जो कि रेड भी हो और एक डायमंड भी हो सकता है, और ये लेकिन इक्वली लाइकली इवेंट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेक है। इसलिए जो स्टैंडर्ड डेक में क्या होगा कि 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से जो 26 कार्ड होगा वो रेड होगा और 26 कार्ड जो है वो ब्लैक होगा, समझे? इसीलिए दोस्तों ना ही सर्टेन इवेंट है, ना इम्पॉसिबल इवेंट है, ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन मैंने सेट किया है आपके लिए। यदि आप इस पार्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन को प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से IIBF का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो हमारा 100 क्विजेज है ना, उसमें हर एक पेज से क्वेश्चन बनाया गया है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर EVM प्रिपरेशन। हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, वहाँ भी मैंने ये इस तरह का डेली क्विज डाल रखा है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं बाकी कलीग्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 2 फेयर 6 साइडेड डाइस को रोल किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सम जो मिलेगा वो 9 से ज़्यादा होगा? तो देखिए देखो दोस्तों कि ये भी हमारा एक सर्टेन इवेंट नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हम एक रोल कर लें सम लेस देन इक्वल टू 9, ये पॉसिबल इवेंट भी नहीं है, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हम एक सम को रोल कर लें जो कि 9 से ज़्यादा हो, और लेकिन ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि आप एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं 2 बार, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हैंड आ जाए, एक हेड आ जाए, सॉरी हैंड नहीं हेड आ जाए। तो दोस्तों एक हेड आने का जो इवेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, एक आउटकम होगा कि हम एक हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए। कम से कम एक हेड आने का मतलब समझ रहे हैं ना, एक हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए। तो इसके अंदर 2 टेल आने का आउटकम है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप एक ही बार तो फ्लिप कर रहे हैं, राइट, दो बार फ्लिप कर रहे हैं। तो ये इवेंट जो है ना, कैसा इवेंट है? सर्टेन इवेंट है क्या? ये इवेंट सर्टेन इवेंट नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हमें 2 टेल आ जाएगा। ये इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं, क्योंकि कम से कम कुछ तो आउटकम होगा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक हैंड का ऑकरेंस जो है दूसरे हेड के ऑकरेंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। लेकिन दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्योंकि हमारा जो कम से कम एक हेड आने का, ठीक है, बिकॉज द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड and the event of getting no head are together. So this is the problem. द नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बैंक में 5 रेड बॉल है 3 ग्रीन बॉल है। यदि एक बॉल को ड्रॉ करेंगे रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल ड्रॉ करने का? सर्टेन इवेंट। तो यहाँ भी दोस्तों इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। 5 मार्बल है, ठीक है, तो इस समय आपका इक्वली लाइकली इवेंट ही होगा। ये देखिए एक कार्ड है, डेक का कार्ड है, और उसके बाद इसमें 4 एसेस है, 3 किंग है, 2 क्वीन है। 2 कार्ड को आपने रैंडमली ड्रॉ किया बिना रिप्लेसमेंट का, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड या तो आइदर एस हो या किंग हो? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी निकालना है ना 2 कार्ड को ड्रॉ करने का जो कि आइदर एस और किंग है। सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि 4 एस में से 2 एस ड्रॉ करने का कितना चांसेस है, तो 4C2 तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह 3 किंग में से 2 किंग ड्रॉ करने का कितना चांस है, 3C2 में कर सकते हैं। तो आपका जो नंबर ऑफ आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा? तो 2 कार्ड को ड्रॉ करने का है 9 में से, राइट, तो वो कितना हो जाएगा? ये 9C2। तो ड्रॉ कार्ड विच इज आइदर एस और किंग हो जाएगा 6 + 3/36 इक्वल टू 1/4। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। बाकी क्वेश्चन के लिए आप हमारे मॉक टेस्ट में इनरोल हो जाइए, और इस प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेशन 3rd भी लाऊंगा। यदि आप चाहेंगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यस वी नीड प्रैक्टिस सेशन 3rd ऑल्सो, सो आई विल ब्रिंग प्रैक्टिस सेशन 3rd ऑल्सो फॉर यू प्रैक्टिस। धन्यवाद।